हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पढ़े थे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि सपोज हमारे पास एक वेक्टर है आर, दिस वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, देन वी कैन टेक इट्स टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस। कंपोनेंट की वैल्यू क्या लिखी थी, याद है आपको? हमने इन जनरल ये फॉर्मूला लिखा था। हमने कहा था कि इस वेक्टर आर के दो कंपोनेंट्स आ सकते हैं, एक एक्स एक्सिस में और दूसरा वाई एक्सिस में। वी डिड समथिंग लाइक दिस। ये हमने लिखी थी लेंथ एक्स, ये लेंथ हमने लिखी थी वाई, याद है? तो आर की वैल्यू हमने लिखी थी एक्स आई कैप, मीन्स मैग्नीट्यूड एक्स है, डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वाई एक्सिस। हमने ये कहा था कि किसी वेक्टर को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इन ए प्लेन कैसे रिजॉल्व करना है। फिर हमने कहा था जिस तरफ एंगल थीटा हो उस तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है, आर कॉस थीटा। जिस तरफ एंगल ना हो उस तरफ कौन सा कंपोनेंट आता है, आर साइन थीटा। हमने ये डिस्कशन पिछले लेक्चर में कर ली थी। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। फिर उसका उल्टा भी था, मीन्स हमें एक वेक्टर r रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन है और हमने कहा था कि वी कैन फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हमने क्या किया था, मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन ढूंढने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था टेन थीटा। थीटा किसके साथ बनता है, एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ यानी कि ये बेस होगा, तो फॉर्मूला आया था वाई बाय एक्स। फॉर्मूला वाज वाई बाय एक्स। तब मैंने आपको ये कहा था कि अभी आपको इसके न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, वी विल डू सम प्रैक्टिस। तो आज हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, a force of 20 Newton is acting at an angle of 30 degree with the x-axis. A force of 20 Newton, we have a force जिसकी मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। ये फोर्स एक्ट कर रही है एट एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। से दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, and this force is acting at an angle 30 degree with the x-axis. Now we can take two rectangular components of this force. एक x-axis के along आ जाएगा, एक component y-axis के along आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है write its rectangular form। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब है कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेके z को इस तरह से एक्सप्रेस करो। अब जिस तरफ एंगल थीटा होता है, मैं इस कंपोनेंट को लेता हूं fx। दिस कंपोनेंट इज टेकन एज fy। x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट fx, y एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट fy। यानी कि जो मेरे पास फोर्स वेक्टर है, दिस इज फोर्स वेक्टर। इस फोर्स वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट्स लेता हूं, एक x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है और दूसरा कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग है। fx i कैप प्लस fy j कैप। fx ये कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, हमने ये पढ़ा था कि जिस तरफ एंगल बने उस तरफ क्या आता है, r cos थीटा। अब r की जगह यहाँ पे क्या है, f, तो यू कैन राइट हियर f cos थीटा। बेटा ध्यान देना है, यहाँ पर f के ऊपर वेक्टर नहीं डालना, वी आर जस्ट राइटिंग मैग्नीट्यूड, तो f के ऊपर वेक्टर नहीं डालेंगे। f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20। cos 30 कितना होता है, अंडर रूट 3/2। तो ये अपने पास वैल्यू बन जाएगी 10√3 न्यूटन। दिस इज फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस या कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। अब हम चलते हैं fy पे। fy वो डायरेक्शन है जिस तरफ एंगल नहीं बन रहा, उसका फॉर्मूला बनेगा f sin 30। sin 30 हमारे पास होता है 1, f की वैल्यू हमें 20 न्यूटन गिवन है, सो sin 30 होता है 1/2।
तो ये हो गया 1/2, तो मेरे पास Fy की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। यानी कि हमने इस फोर्स F के दोनों कंपोनेंट्स, वन अलोंग x एक्सिस एंड अदर अलोंग y एक्सिस, दोनों लिख लिए हैं। एक की वैल्यू 10 न्यूटन, दूसरी की वैल्यू 10√3 न्यूटन आ गई है। यानी कि यहाँ पर Fx को मैं लिखूंगा 10√3i कैप और Fy को क्या लिखूंगा 10, तो ये हो गया 10j कैप। ठीक है, ऑफ कोर्स ये सारी वैल्यू न्यूटन में ही होगी। तो ये हमारे पास आ गई फोर्स F की वैल्यू इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्लियर? अब आप लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 80 km/h is 40 km/h, find the other component। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक वेलोसिटी v है जिसको हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में लिखा हुआ है vxi कैप प्लस vyj कैप। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेलोसिटी, एक वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू 80 km/h है, उसका कोई एक कंपोनेंट 40 km/h है। यानी इन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट मैं मान लेता हूँ Vx कितना है 40 km/h, एंड हमसे पूछा गया है दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी। यानी कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ Vy। क्लियर? Vx एंड Vy के बीच में क्या रिलेशन है हम लोग याद करेंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे। अगर वेक्टर r को हम लिखते हैं xi कैप प्लस yj कैप इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, तो इनका रिजल्टेंट r जो है इसकी मैग्नीट्यूड हम देते हैं √(x² + y²। सिंपल सी बात है, मैंने आपको आगे कई बार कहा है कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल तो बनती ही बनती है, और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x, y या r की जगह क्या है, यहाँ पर है Vx वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, यहाँ पे है Vy वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और r की जगह हमारे पास क्या है v। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखी हैं बेटा, ताकि आपको ये बता सकूं कि हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या इस फॉर्मूले को याद करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपली लिखेंगे v इज इक्वल टू √(vx² + vy², टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एंड थोड़ा सा इक्वेशंस को या टर्म्स को रीअरेंज कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये स्टेप क्लियर होगा। अब हमें यहाँ पे लिखना है 80² - 40²। यू कैन सॉल्व इट, यू विल गेट दिस वैल्यू 40√3 km/h। ठीक है, चेक कर लो, 6400 - 16, ये हो गया 4800, तो ये हो जाएगा 40√3। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ प्लेन लीव्स द सरफेस ऑफ अर्थ at 250 km/h at an angle of 30 degree with the horizontal। एक प्लेन जो अर्थ के सरफेस को लीव करता है, इधर प्लेन होगा। प्लेन है, मेरी ड्राइंग बेटा थोड़ी डेंजरस है, तो आई विल बट ट्राई, बनेगा तो नहीं। कुछ इस सेंस से जो प्लेन है वो अर्थ के सरफेस को लीव करता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एंड स्पीड ऑफ द प्लेन व्हेन इट लीव्स सरफेस ऑफ अर्थ इज 250 km/h।
find the vertical as well as horizontal component of velocity of the plane। तो हमारे पास ये वेलोसिटी गिवन है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन है। हमें इसके दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी कि एक कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस मान सकते हैं, यानी कि एक कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस में है और दूसरा कंपोनेंट जो वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में है। हमें उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। दिस इज से वाई एक्सिस। क्लियर? तो कैसे करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हम लोगों ने लिखा है वी वेक्टर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। याद है मैंने कहा था वी एक्स कौन सा कंपोनेंट? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है जिस डायरेक्शन के साथ या जिस साइड के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो क्या आएगा v cos 30। वी एक्स की वैल्यू होगी v cos 30 और वी वाई की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी v sin 30। v हमें क्वेश्चन में गिवन है 250, सो दिस कम्स आउट 250 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2 यानी कि 125√3 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली यहाँ पर आप लिख सकते हो v की वैल्यू 250 sin 30 होता है 1/2। आपके पास आंसर बन जाएगा 125 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर सेकंड रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। जो हमने पिछले 3 क्वेश्चंस किए हैं वो सिर्फ बेसिक्स थे ताकि आपको रिलेशंस अप्लाई करने आ जाएं। अभी ये 2 क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको थोड़ा थोड़ा कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फिजिक्स में अप्लाई करना है समझ में आएगा। We will start with question. A particle is moving with 4 meter per second at an angle of 60 degree with x-axis. क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना के मूव कर रहा है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वाई एक्सिस। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कवर 10 मीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में 10 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लिया? यहाँ पे ध्यान से समझना है। पार्टिकल चल रहा है यहाँ से, पार्टिकल का एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं मानता हूँ कि पार्टिकल O से A पॉइंट तक पहुँचा इन टाइम t। टाइम में पार्टिकल O से A पॉइंट तक पहुँच गया। ये है उसका एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था। बट हमें एक्चुअल डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में कहा गया है वो टाइम ढूंढो जितनी देर में पार्टिकल एक्स एक्सिस में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। देखो एक्स एक्सिस में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं ये ले सकता हूँ कि ये है t टाइम में पार्टिकल ने कवर किया डिस्टेंस OA। इसके मैं 2 कंपोनेंट्स लेता हूँ इस डिस्टेंस के। एक इस तरफ आ जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ S इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस प्लस डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, हालांकि मुझे क्वेश्चन में ये जो वैल्यू है ये कितनी गिवन है? 10 मीटर ये वैल्यू मुझे गिवन है। क्लियर? अब ध्यान से देखो, पार्टिकल की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री और t टाइम में इसके डिस्टेंस की बात हो रही है। तो OA डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारे पास? स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड v लिखा जा सकता है। तो OA की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? 4 इंटू टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अब हमने यहाँ पर OA के कंपोनेंट्स लिए हैं OB एंड OC।
जो OB है वो x को रिप्रेजेंट करता है और x की वैल्यू कितनी है 10 मीटर है। ये बात फॉलो कर रहे हो। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कवर 10 मीटर। तो मैंने मान लिया कि t टाइम में इस पार्टिकल ने x एक्सिस में 10 मीटर कवर किया है। तो x एक्सिस में 10 मीटर कवर किया है, बट एक्चुअल डिस्टेंस OA कवर किया है। OA की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 4t। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर डायग्राम दोबारा से बनाऊँ तो आपको एकदम से समझ में आएगा। ये है OAB, OA की वैल्यू है हमारे पास 4t, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री है और मुझे x की वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर ये गिवन है। ठीक है, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल बन रहा है। तो अगर मुझे 4t का कंपोनेंट लिखना हो अलोंग OB, कंपोनेंट ऑफ 4t अलोंग OB या अलोंग x एक्सिस एक ही बात है, तो ये कंपोनेंट कितना आएगा 4t cos थीटा, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ cos थीटा वाला कंपोनेंट आता है 40 cos 60, और ये कंपोनेंट है किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 10 मीटर। cos 60 कितना होता है हमारे पास 1/2, यानी कि t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 सेकेंड। यानी कि 5 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ OA है एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, उसका जो कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस वो 10 मीटर हो जाएगा। उसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस 10 मीटर हो जाएगा। कितने टाइम में 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में पार्टिकल ने एक्चुअल कितना डिस्टेंस कवर किया, OA था एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड हमारे पास है 40, बट उसका एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस वो कितना था 10। इन दोनों को सॉल्व किया, टाइम की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेकेंड। अब हमारे पास कंसर्न क्या था क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, OA की वैल्यू, OA कितना है हमारे पास 40, t हमने अभी 5 कैलकुलेट कर लिया है, तो यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस कवर कितना आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। क्लियर, दिस इज गुड क्वेश्चन फॉर योर स्टार्टिंग। ठीक है, उसके बाद तो कुछ भी आता रहेगा, उम्मीद है कि क्लियर होगा। आगे चलते हैं। 2 बिलियर्ड बॉल्स आर रोलिंग ऑन अ फ्लैट टेबल। One has velocity component Vx 2 meter per second and Vy 2 meter per second, and the other ball has component Vx dash 1 meter per second and Vy dash root 3 meter per second. If the both balls starts moving from the same point, then what is the angle between their path? Question ये है कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, बॉल 1 एंड बॉल 2। बॉल 1 के पास दो वेलोसिटीज कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, जनरल फॉर्मूला क्या होता है Vx i कैप प्लस Vy j कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कौन सा गिवन है 2, y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना गिवन है 2। सेकंड बॉल के लिए हमारे पास सिमिलरली वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स गिवन है, एक 1 और 1 i कैप हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा √3 j कैप। तो इन दो बॉल्स की यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर, हमें देखना है कि अगर ये दोनों बॉल्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट करती हैं तो इनके बीच में डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में क्या एंगल होगा। तो मैंने यहाँ पर एक XY कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाया है और मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों बॉल्स ओरिजिन से स्टार्ट होती हैं। क्वेश्चन में मेंशन है कि बोथ बॉल्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो मैंने उस सेम पॉइंट को ओरिजिन रख लिया। अब मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करता हूँ। ये है पार्टिकल नंबर 1 के लिए डायग्राम, और इसको मैं इसकी वेलोसिटी को लिख सकता हूँ v वेक्टर। ओके, इसके पास है 2i कैप एंड 2j कैप। तो ये tan थीटा इसका कितना आएगा, ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी। क्या फॉर्मूला होता है y/x
ठीक है ना, याद आ रहा है, वी वाई अपॉन वी एक्स, वी वाई भी 2 है, वी एक्स भी 2 है, तो ये हो गया 1, यानी कि यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 45 डिग्री। मीन्स यहाँ पर जो बनने वाला एंगल है ये होगा 45 डिग्री। क्लियर? अब हम बढ़ते हैं आगे। सेकंड बॉल के लिए क्या होगा? सेकंड बॉल के लिए भी हम ऐसे ही tan थीटा डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। tan थीटा डैश क्या होगा? y अपॉन एक्स, यानी कि वी वाई डैश अपॉन वी एक्स डैश। ये कितना हो गया? √3/1। tan थीटा डैश की वैल्यू √3 कब होती है? जब एंगल की वैल्यू 60 डिग्री होती है, यानी कि थीटा डैश की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 60 डिग्री। जिसका मतलब क्या है कि जो सेकंड बॉल है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना के चल रही है। दिस इज वी डैश। ठीक है, पहली बॉल ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया 45 डिग्री, दूसरी बॉल ने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया 60 डिग्री। तो दोनों ने आपस में एंगल कितना बनाया भाई साहब? 60 माइनस 45, तो आंसर आ गया 15 डिग्री। पहली बॉल का 45, दूसरी का 60, और आपस में हो गया 15 डिग्री। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देयर पास? आंसर इज 15 डिग्री। 60 माइनस 45 डिग्री मीन्स 15 डिग्री। ओके, अब हम लोग यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर की। पहले एग्जाम्पल है हमारे पास वॉक ऑफ ए मैन। जब कोई पर्सन चलता है तब भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर डायग्राम में ये मैंने ग्राउंड को रिप्रेजेंट किया है। दिस इज ग्राउंड एंड एक पर्सन इस ग्राउंड के ऊपर चलने के लिए ग्राउंड को पुश करता है। यही है, थोड़ा सा हम पैर टेढ़ा रख के ऐसे आगे को झुक के पैर पर टेढ़ा रख के चलते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं? ग्राउंड को नीचे को पुश करते हैं। तो बेसिकली वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ग्राउंड। दिस इज फोर्स या पुश ऑन ग्राउंड। हम ग्राउंड को धक्का मारते हैं एंड ग्राउंड बदले में हमें धक्का मारती है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। हमने ग्राउंड को धक्का मारा तो ग्राउंड ने हमें धक्का मारा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। हमारे ऊपर लगने वाली फोर्सेस, मैन के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ब्लैक कलर से। ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है फोर्स या पुश एक्टिंग ऑन ग्राउंड बाय अस। दिस इज पुश, वो पुश या वो फोर्स बाय ग्राउंड ऑन मैन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो गई? अपवर्ड हो गई, ऐसे थोड़ी इंक्लाइंड। इसको हम कह सकते हैं एक्शन एंड आप समझो कि ये है हमारे पास फिर रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ये हो गया। एक हमारा खुद का वेट mg भी नीचे को एक्ट करेगा। mg वेट ऑफ मैन, वेट ऑफ मैन। अब जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं F जो कि पुश है वो तो ग्राउंड पे है, वो हमारी हेल्प नहीं कर रहा। हमारी चलने में हेल्प कौन कर रहा है? जो ग्राउंड हमें रिएक्शन दे रही है। तो मैं डायग्राम में एक बार दोबारा से यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ दो फोर्सेस शो करता हूँ, एक mg और दूसरी वो फोर्स जो हमें ग्राउंड ने दी यानी कि रिएक्शन। अगर मैं इसका नाम F रख लूँ और मान लूँ कि दिस फोर्स F इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, ये फोर्स F है, सपोज दिस इज एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, तो मैं इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स ले सकता हूँ। एक कंपोनेंट आएगा x एक्सिस में जिसको हमने लिखा Fx, एक कंपोनेंट आएगा y एक्सिस में जिसको हम लिख सकते हैं Fy। Fx हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला कंपोनेंट, क्योंकि फोर्स का वो हिस्सा, वो कंपोनेंट जो हमें आगे को धक्का मार रहा है। ठीक है, क्योंकि दिस कंपोनेंट हेल्प्स Fx हेल्प्स इन मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
तो ये हमारी आगे चलने में मदद करता है। इसके अगेंस्ट अगर हम Fy को देखें, ये कौन सा कंपोनेंट है, y एक्सिस में, ये mg के अपोजिट लग रहा है, तो ये हमारे वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, हमारे भार को ऊपर उठाने में हेल्प करता है। क्योंकि दिस कंपोनेंट Fy हेल्प्स इन लिफ्टिंग आवर वेट, हमारे भार को उठाने के लिए। तो सिचुएशन ऐसे है कि फोर्स F के जो हमें फोर्स मिल रही है ग्राउंड से, उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। दूसरे वर्टिकल कंपोनेंट ने हमें ऊपर को उठाया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने हमें आगे को चला दिया। तो ओवरऑल हम लोग आगे को वॉक कर पाते हैं। ठीक है, मीन्स हम अब किसी फोर्स के इफेक्ट्स को समझ रहे हैं दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। मतलब मोशन को समझने के लिए या फोर्स के इफेक्ट को समझने के लिए हम पूरी फोर्स को सीधा लेने की जगह उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? दिस इज वन एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर। एक घास काटने वाली मशीन को पुल करना आसान होता है एज कंपेयर टू पुश करना। पुल करना आसान है, खींचना आसान है धक्का मारने की जगह। इसको हम एक बार दोबारा से भी देखेंगे जब हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, बट यहाँ पर भी समझ में आएगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक लॉन रोलर है, ठीक है, दिस इज लॉन रोलर। हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट केस में पुश कर रहे हैं। पुश करने का मतलब है हम इसको धक्का मार रहे हैं, हमने ये फोर्स F अप्लाई की। इस लॉन रोलर का वेट mg एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब मैं इस फोर्स F के दो कंपोनेंट्स लूँगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। हमने कैसे सीखा हुआ है, एक लाइन हॉरिजॉन्टली टेल में से पास करती हुई, एक हेड में से पास करती हुई, एक वर्टिकल लाइन टेल में से पास करती हुई, एक वर्टिकल लाइन हेड में से पास करती हुई ड्रॉ करेंगे। जब ऐसे हम 4 लाइंस ड्रॉ करती हैं तो हम लोगों को एक क्या मिल जाती है, एक पैरेललोग्राम मिल जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर एक रेक्टेंगल होगी। तो ये हमारे पास दो कंपोनेंट आ गए फोर्स के। एक कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में जिसको हम लिख सकते हैं Fx, दूसरा कंपोनेंट है वाई एक्सिस में जिसको हम लिख सकते हैं Fy। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो फोर्स हमने लगाई F, इसमें से Fx तो लॉन रोलर को आगे चलने में मदद कर रहा है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में लॉन रोलर मूव करेगा। बट जो Fy है एंड mg है, दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ है। यानी कि Fy एंड mg दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, बोथ आर एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी कि जो Fy है इसने इफेक्टिव वेट को, वेट तो उसका देगा, इफेक्टिव वेट को बढ़ा दिया, ठीक है। यानी कि अब इसको धक्का मारना, इसको चलाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। Fy विल इंक्रीज फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इफेक्टिव वेट को बढ़ा दे। इफेक्टिव वेट का मतलब है वो वेट जो हमें महसूस होगा उसको बढ़ा दिया है। इसलिए अब लॉन रोलर को धक्का मारना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उसका इफेक्टिव वेट बढ़ गया है, वो वेट जो हमें महसूस होगा वो बढ़ गया है। अब हम अगली एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इस लॉन रोलर को पुश करने की जगह पुल करेंगे। अब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे ऊपर की डायरेक्शन में, लाइक दिस इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अस। अब हम इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले सिखाया था। आपको क्या करना है, दो लाइंस ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दो लाइंस आपको ड्रॉ करनी है वर्टिकल डायरेक्शन में। आपको मिल जाएगी एक रेक्टेंगल से आप लोग सिंपल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करके यू विल गेट टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में और एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर डायग्राम ध्यान से देखो, Fx पहले था राइट में, अब हो गया है लेफ्ट में। Fy पहले नीचे को था, अब Fy हो गया ऊपर को। तो फोर्स की डायरेक्शन या फोर्स के कंपोनेंट्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब
लॉन रोलर का वेट किस तरफ लग रहा है, mg। fx पिछली बार पुश कर रहा था, इस लॉन रोलर को मूव कर रहा था टूवर्ड्स राइट, अब ये खींचेगा, पुल करेगा टूवर्ड्स लेफ्ट। बट fx पहले भी खींचने में या धक्का मारने में हेल्प कर रहा था, अब भी वही सिचुएशन है। मेन पंगा है fy का। अब देखो fy किस तरफ लग रही है, mg एक्ट कर रही है नीचे को, fy एक्ट कर रही है ऊपर को, यानी कि अब इफेक्टिव वेट कम हो जाएगा। लॉन रोलर ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया है या उसका थोड़ा सा वेट कम हो गया है, बेटर वर्ड है, थोड़ा सा वेट कम हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे लिखो, मान लो इसका वेट mg था 50 न्यूटन और जो फोर्स Fy ऊपर को लगी 20 न्यूटन थी, तो हमें ये महसूस होगा कि इस लॉन रोलर का वेट अब सिर्फ 30 न्यूटन रह गया है। नेचुरली अगर वेट कम हुआ है तो हमें पुल करने में हेल्प मिलेगी, हमें पुल करना ईजियर होगा। जितनी चीज़ हल्की होगी उतना उसको पुश या पुल जो भी हो, अगर हल्की है तो उसको खींचना या धक्का मारना आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि Fy अपवर्ड डायरेक्शन में था, mg के अगेंस्ट था, तो इसने इफेक्टिव वेट को थोड़ा रिड्यूस कर दिया है। एंड यू कैन अंडरस्टैंड हियर वी आर टेकिंग कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं, फोर्स का क्या इफेक्ट आता है। सो दीज वर टू एग्जाम्पल्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बेस के ऊपर ही क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, मीन्स वी हैव गिवन एक्स वाई प्लेन, एक पार्टिकल इस प्लेन में मूव कर रहा है जिसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है विद टाइम according to this formula। x is equal to 4t square and y is given to us 3t square। This is given to us। Calculate the distance traveled by the particle in 3 seconds and explain the trajectory। ट्रैजेक्टरी वर्ड को अभी बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, हमें x और y अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग पार्टिकल की पोजीशन, x इज पोजीशन अलोंग x एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है। तो यानी कि पार्टिकल एक्चुअली किधर मूव कर रहा है ये नहीं दिया हुआ, बट उसकी x एंड y कंपोनेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है। मीन्स हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की टर्म्स में इंफॉर्मेशन दी है, हमें एक्चुअल पार्टिकल के मोशन को यहाँ पे समझना है। ओके तो अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, क्योंकि ये है x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है, तो x कोऑर्डिनेट के अलोंग ही वेलोसिटी आएगी। दिस इज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। ठीक है, ये पूरी वेलोसिटी नहीं है बल्कि वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2t, ये आपके पास आ जाएगा 8t। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ पर डेरिवेटिव फिर से लेता हूँ, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी किस तरफ है, यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट है, सिर्फ x एक्सिस वाला कंपोनेंट है, यानी कि मेरे पास क्या आएगी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग x एक्सिस, यानी कि कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। ये बात समझ रहे हो? मैं यहाँ पे सिर्फ x एक्सिस की बात कर रहा हूँ। x एक्सिस में पार्टिकल के मोशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। x एक्सिस में पार्टिकल की पोजीशन क्या है, x एक्सिस में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, x एक्सिस में पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम भाई साहब बात करेंगे अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस में अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ y लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मेरे पास क्या आएगी,
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस, या मैं इसको कह सकता हूँ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। और ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी डेरिवेटिव लेके 60। इसमें मैं ज़्यादा उलझन में नहीं पड़ूंगा। सिमिलरली आप चल सकते हो आगे, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कैसे कैलकुलेट करोगे? जब आप वेलोसिटी का वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लोगे, यू विल गेट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। जब ये आप डेरिवेटिव लोगे तो ये आपके पास आ जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। से दिस इज इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड सिमिलरली वी हैव इक्वेशन नंबर 6। क्या ये क्लियर है? अब देखिए, इस पार्टिकल के पास दो एक्सेलरेशंस हैं, एक एक्स एक्सिस में और एक एक्सेलरेशन है वाई एक्सिस में। क्लियर? तो अगर मैं एक्सेलरेशन वेक्टर को लिखूं तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन वेक्टर के दो कंपोनेंट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए एक्स कितना है बेटा हमारे पास? 8 आई कैप। ए वाई हमने कितना कैलकुलेट किया? दिस कम्स आउट 6 जे कैप। क्या ये क्लियर है? एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स आ गए। अगर मैं एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड लिखूं, हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से कैसे मैग्नीट्यूड लिखनी है हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हमने काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी। ये हो जाएगा रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दिस कम्स आउट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये क्लियर है? अब अगर मैं पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए लिखूं तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना था? 80। वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना है? 60। आई कैन राइट डाउन 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। उम्मीद है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। ये है पार्टिकल की वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम। मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब ये बताओ, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 0। वेलोसिटी व्हेन टाइम इज 0। अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो आई कैप वाला कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा और जे कैप वाला कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा, क्योंकि v की वैल्यू 0 हो जाएगी। v क्या है? वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो ये होगी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। आप इसको चाहो तो समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। हमने क्या किया? वेलोसिटी के फॉर्मूले में यहाँ पर टाइम की वैल्यू को 0 पुट कर दिया। वी गेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन टाइम इज 0। ये आंसर आ गया 0। अब इन दोनों को एक साथ समझने का समय आ गया। इन दोनों को एक साथ देखो। हुआ क्या? पार्टिकल ने 0 इनिशियल वेलोसिटी से चलना शुरू किया और पार्टिकल ने चलना कितनी एक्सेलरेशन से किया? इसने चलना शुरू किया विद एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? और ये एक्सेलरेशन आई किस तरफ, ये भी देख लेते हैं। हमारे पास ही 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो ये एक्सेलरेशन कुछ ऐसे आ गई। दिस इज एक्सेलरेशन ए, जिसका एक कंपोनेंट आएगा 8 आई कैप इस तरफ और दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा 6 जे कैप। यानी कि हम लोग ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस पार्टिकल ने कितनी एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू किया। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इरेज करूँगा। ये हो गई हमारे पास जगह। अब देखिए, आप लोग यहाँ पे ये एंगल भी ढूंढ सकते हो। tan थीटा कितना लिखोगे? tan थीटा हमने पढ़ा था कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस अपॉन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई अपॉन ए एक्स। आप चाहो तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके भी देख सकते हो।
तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 6/8 यानी कि 3/4। मैंने आपको एक ट्रिपलेट पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि फिजिक्स में इसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। अगर ये साइड्स ऐसे हैं 3, 4, 5 तो थीटा की वैल्यू होती है 37 डिग्री। हमने ये एंगल लिखा था 37 डिग्री और ये अपोजिट वाला एंगल आया था हमारे पास 53 डिग्री। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया कि पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बना के एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। पार्टिकल विल गेट एक्सेलरेटेड अलोंग दिस डायरेक्शन। तो पार्टिकल मूव कैसे करेगा? पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, इसी लाइन के अलोंग। एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। ठीक है, इन वर्ड्स को अभी कॉपी पे जेड कलर से लिख लो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। अगले चैप्टर में मोशन इन 2 डायमेंशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, इस पॉइंट को मैं दोबारा से बताऊंगा। वहाँ पर अलग अलग केस आएंगे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी और कुछ एक्सेलरेशन अलग डायरेक्शन में होगी। यहाँ पर खासियत क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। देखो बेटा, अगर ये पेन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसको मैं जिस तरफ धक्का दूंगा, जिस तरफ फोर्स लगाऊंगा, जिस तरफ इसमें एक्सेलरेशन पैदा करूंगा, ये उसी तरफ चलना शुरू कर देगा। बट अगर मान लो इस पेन में पहले से ही कुछ एक्सेलरेशन होती, पेन पहले से इधर से जा रहा है और मैं इधर से धक्का मारता, तो पेन ना तो एग्जैक्टली इधर जाता, ना अपनी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन के लॉन्ग जाता, ये थोड़ा टेढ़ा ऐसे जाता। यही होता ना, इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी एंड आई गिव सम एक्सेलरेशन अलोंग दिस डायरेक्शन, तो पेन ने थोड़ा टेढ़ा जाना था। बट ये तब होता है जब इनिशियल वेलोसिटी होती है, यहाँ पर कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, जिस तरफ आप एक्सेलरेशन दोगे पार्टिकल उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही होगा कि ये पार्टिकल इसी लाइन के अलोंग चलना शुरू कर देगा। ओके, तो एक्सेलरेशन कितनी से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। अब हम लोग ये लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की 0, वेलोसिटी की एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मुझे देखना है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। एक्चुअली इस केस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से कोई इशू नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। ये हमारे पास एस सीधा लिखा जा सकता है क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज ही नहीं आने वाला। तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू हमारे पास 0 है, हमने कैलकुलेट कर ली है। क्वेश्चन में टाइम हमें दिया है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद हमें देखना है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं रहेगा। यहाँ पर हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी 45 मीटर। तो पार्टिकल मूव किया स्ट्रेट लाइन के अलोंग, क्लियर है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव किया और उसने पहले 3 सेकंड में 45 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। क्लियर? बट खेल अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? एक्सप्लेन द ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी क्या होती है? ट्रैजेक्टरी बेसिकली वो पाथ है जो पार्टिकल फॉलो करता है। ठीक है, द पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। लिख लो, पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। पाथ फॉलोड बाय ए पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रैजेक्टरी। जैसे अगर हम इस डायग्राम को समझ पा रहे हैं तो क्लियर है कि ये ग्राफ नहीं, पार्टिकल का पाथ, बेटर वर्ड है, पार्टिकल का पाथ कैसा आया? पार्टिकल का पाथ आया स्ट्रेट लाइन, यानी कि ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। आप लोगों ने अगर कभी इस सैटेलाइट लॉन्चिंग को देखा है, यूट्यूब पे वीडियो भी देखने का था, उसमें ना आपके कभी यूज़ करते हैं कि जो सैटेलाइट है वो एग्जैक्टली डिफाइंड ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रहा है, यानी कि डिफाइंड पाथ, जिस डायरेक्शन में वो लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर या सैटेलाइट लॉन्चर जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो सही डायरेक्शन है, जैसा हमने एक्सपेक्टेड किया था उसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ट्रैजेक्टरी इस एग्जाम्पल में, इस केस में क्या है? स्ट्रेट लाइन है।
एक टर्म होती है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या होती है? दिस इज रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स वाई एंड सी एक्सिस के बीच का रिलेशन है फॉर द पार्टिकल मूविंग, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन। पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। एक्स वाई एंड जी एक्सिस के बीच में जो रिलेशन बनेगा दैट विल रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। और उस इक्वेशन को देख के हम ये समझ सकते हैं कि पार्टिकल किस तरह का मोशन फॉलो करेगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, सर्कल में घूमेगा, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा या एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था x के लिए 4t² और y की वैल्यू हमें गिवन थी 3t²। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, y बाई x लिख दूं, तो ये बन जाएगा 3t² अपॉन 4t²। ये t² हो जाएंगे कैंसिल आउट। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू x। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। देखो, दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, रिलेशन बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट्स। अगर आप इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx प्लस c से, बचपन की यादों में वापस चले जाओ, मैथमेटिकल टूल्स, ग्राफ्स, स्ट्रेट लाइन, तो आपको ये क्लियर होगा कि इस केस में प्लस 0 लिख दूं, इस केस में c की वैल्यू कितनी है? 0, और स्लोप की वैल्यू कितनी है? 3/4। ये किसकी इक्वेशन है? दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब देखो, y और x के बीच में जो रिलेशन आया, वो इक्वेशन आई एक स्ट्रेट लाइन की, विच रिप्रेजेंट दैट पार्टिकल विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि ट्राजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन। ओके, गुड क्वेश्चन था, 2 बार करके देखना, खुद से करके देखना दोबारा से। अगला क्वेश्चन है, एड द वेक्टर्स r1 एंड r2। 2 वेक्टर्स दिए हैं, ध्यान दो, 2 वेक्टर्स हमें दिए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। ये अभी जो डिस्कशन है इस क्वेश्चन के लिए मैं डिटेल में करूंगा, बट लेटर ऑन आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको एंड में एक जुगाड़ बता दिया जाएगा, बस वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं जिनको मुझे ऐड करना है। इन 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं एक कोऑर्डिनेट फ्रेम बनाता हूँ एक्स वाई। इसमें पहला वेक्टर है 2i कैप प्लस 8j कैप। 2i कैप यानी कि 2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 2 4 6 8 10 एंड 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14, क्लियर। 2i कैप, 2 यहाँ पर, 8j कैप, 8 यहाँ पे हो गया। तो मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स बन गए। तो अगर मैं यहाँ पर r1 वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास बनना चाहिए वेक्टर r1, क्लियर। इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको क्लियर हैं, 2i कैप प्लस 8j कैप। इसमें मुझे किसको ऐड करना है? 6i कैप प्लस j कैप को। इसके आगे 6i कैप और चले जाओ, 2 से आगे 6, 2 4, 2 प्लस 2 प्लस 2 6, इसके आगे 6 और चले जाओ एंड j कैप। j कैप का मतलब है 1j कैप, 1j कैप का मतलब है यहाँ पे आ जाओ, यानी कि इसमें इस वेक्टर को ऐड कर दो। यही था ना? यस, मतलब ये वेक्टर मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? r2। दिस विल रिप्रेजेंट r2, क्लियर है। आप चाहे इसको यहाँ पे बना लो, बट हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, आप कह रहे हो सर हम तो ओरिजिन से ही शुरू करेंगे, ये हो सकता है पोजीशन वेक्टर्स हो, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ से कर सकते हो 6i कैप, 6i कैप ये हो गया एंड 1j कैप हो गया, 1j कैप यहाँ आएगा, तो ये हो गया मेरे पास r2 वेक्टर। दिस इज r2 वेक्टर।
उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम क्लियर होगी। बट अब आप कंसेप्चुअली सोचो, इस वेक्टर को उठा के मैं यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि मुझे एडिशन करनी है तो मुझे एक पैरेललोग्राम तो बनानी पड़ेगी, या मुझे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना है, जहाँ मुझे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करना है। तो मैंने जस्ट क्या किया कि इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी, एग्जैक्टली यही डायग्राम बनेगी। ओके, अगर मैं इस दोनों के हेड्स को मिला दूं तो ये R1 के पैरेलल एक लाइन बन जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये डायग्राम क्लियर होगी। अब मेरे पास दो वेक्टर्स आ गए, मैं इसको हटा देता हूँ, आपको शायद यहाँ से अच्छी फीलिंग आ रही है R2 से, है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम इस पैरेललोग्राम के डायगोनल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी रिजल्टेंट वेक्टर R। एंड रिजल्टेंट वेक्टर R की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2। क्या ये क्लियर है? मैंने आपको आगे कई बार कहा है कि वेक्टर्स को हम ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं, है ना। अब उस बात की फीलिंग आएगी इस क्वेश्चन में। ये रहा वेक्टर R, ये ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब देखो इस वेक्टर R की इधर से ये लेंथ कितनी आ गई, क्या ये 8 यूनिट्स आ गई है। इसकी y एक्सिस में लेंथ देखो कितनी आ गई, ये कितनी थी 8 और ये कितनी थी 1, यानी कि टोटल y एक्सिस में कितनी हो गई वैल्यू 9, यानी कि ये हो गई है 8 i कैप, 8 along x axis and 9 along y axis, यानी कि 9 j कैप। तो ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर R। आपको डायग्राम से एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कंसेप्चुअली सोचो तो मैंने क्या किया है, वेक्टर एडिशन नहीं बल्कि ज्योमेट्रिकल एडिशन की है। ज्योमेट्रिकल एडिशन एंड वेक्टर एडिशन वन एंड सेम थिंग होते हैं। अब आपको आगे पूरे +1 +2 में कहीं पे भी ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको कंसेप्चुअली समझाने के लिए था। आपको एडिशन कैसे करनी है वो मैं सिखाता हूँ। वेक्टर R को हमने लिखा वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2। R1 वेक्टर कितना था 2i कैप प्लस 8j कैप। वेक्टर R2 कितना है हमारे पास 6i कैप प्लस j कैप। जब आपको एडिशन करनी है बच्चों तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को ऐड कर देना है। i कैप के साथ i कैप वाले कंपोनेंट्स और j कैप के साथ j कैप वाले कंपोनेंट। k कैप अभी लिखना शुरू नहीं किया, अगर k कैप होता तो उसमें k कैप के साथ k कैप वाले कंपोनेंट भी ऐड कर देने थे। यानी कि आप 2 और 6 को ऐड करोगे, i कैप वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, 8i कैप। अगर इनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो एडिशन करते हुए नेचुरली है कि वो फैक्टर डिफरेंट होगा। मान लो होता -2i कैप प्लस 6ji कैप, आप इन दोनों को ऐड करते तो आपका आंसर बनता +4i कैप। तो यू शुड टेक केयर ऑफ माइनस साइन इन दिस केस। तो 8 + 1, यहाँ पे 1 है, ये कितना हो जाएगा 9j कैप। देखो ये आंसर एग्जैक्टली मैच करेंगे। तो हम लोग रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट्स यानी कि x एक्सिस यहाँ कह लो i कैप के साथ i कैप वाले कंपोनेंट्स ऐड करेंगे, y के लिए j कैप के साथ j कैप वाले कंपोनेंट एंड z एक्सिस के लिए k कैप में k कैप वाले कंपोनेंट्स ऐड करेंगे जब हमें वेक्टर एडिशन करनी है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट मेकिंग यूज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोसेस। रेजोल्यूशन के प्रोसेस को यूज करते हुए हमें 3 गिवन फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें डायरेक्शंस दिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो मैं यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मेंशन कर लेता हूँ, बट मैं अपने दिमाग में ये रखूँगा कि ईस्ट को मैंने पॉजिटिव x एक्सिस और नॉर्थ को पॉजिटिव y एक्सिस माना है, क्योंकि साउथ हो गया -y एक्सिस एंड वेस्ट हो गया -x एक्सिस। ये डायग्राम मेरे पास बन गई है। मुझे गिवन है 100√2 डाइंग नॉर्थ ईस्ट लिखा है, एंगल मेंशन नहीं किया, सिर्फ सीधा नॉर्थ ईस्ट लिख दिया। मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में, यानी कि 45 डिग्री विद नॉर्थ एज वेल एज 45 डिग्री विद ईस्ट, यानी कि इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे फर्स्ट फोर्स लग रही है। मैं इस फोर्स को लेबल कर लेता हूँ F1।
यहाँ पे मैं वेक्टर डाल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। दूसरी फोर्स को मैं F2 लिख लेता हूँ ताकि रिप्रेजेंटेशन करने में, समझने में और समझाने में आसानी रहे। ये वेक्टर हो गया F1 एंड इट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। 45 मैंने कैसे डिसाइड किया? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट गिवन है, कोई एंगल मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बिल्कुल सेंटर में होगा। इसके बाद आ गया नॉर्थ वेस्ट, F2 नॉर्थ वेस्ट, तो ये रहा नॉर्थ वेस्ट। अगर देखें तो ये लेंथ ज़्यादा है, ये है 980, ये है 100। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर मुझे ऑन स्केल थोड़ा सा समझाना हो तो मैं इस फोर्स को थोड़ा छोटा और दूसरी फोर्स को कंपैरिजन में बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी अच्छी फीलिंग आए। दिस एंगल इज अगेन गोइंग टू बी 45 डिग्री। तीसरा है 1960 डाइन साउथ, साउथ की तरफ 1960, ये था साउथ, ये हो गया फोर्स वेक्टर F3। क्लियर? अब मुझे F1 के पहले कंपोनेंट्स लिखने हैं। मैं F1 के कंपोनेंट्स लिखूंगा। F1 वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आएंगे अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दो कंपोनेंट आएंगे अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस। दिस एंगल इज 45 डिग्री। जिस सिर्फ एंगल होता है उस सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होता है? r cos थीटा। इस बार r की जगह क्या है? F1। तो क्या बनेगा मेरे पास? fx की वैल्यू क्या बनेगी? F1 cos थीटा, थीटा कितना है? 45 प्लस F1 sin 45। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा। आई कैप जे कैप लिखना भूलना नहीं है, उसके बिना तो सारी गेम ही खराब हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे देखो, ये F1 की सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे वेक्टर नहीं मैंने डाला। क्यों? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो ये रही आई कैप। F1 की वैल्यू कितनी थी? 100√2। ये है 100√2। cos 45 होता है 1/√2। सिमिलरली 100√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 जे कैप। जब आप इसको सिंपल सॉल्व करोगे 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप आ जाएगा। दिस इज वैल्यू ऑफ फोर्स F1। सिमिलरली आप लोग F2 कैलकुलेट कर सकते हो। F2 की कैलकुलेशन के लिए आप क्या करोगे? 980√2। 980√2। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे गेम में थोड़ा ट्विस्ट आएगा। F2 के दो कंपोनेंट्स आएंगे लाइक दिस। वी जस्ट ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। इस केस में ऑफ कोर्स वो रेक्टेंगल भी होगी। तो ये पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ की है। इसमें ध्यान से देखो, जो x कंपोनेंट है वो नेगेटिव x एक्सिस में है। ठीक है, तो ये नेगेटिव x एक्सिस में है, इसलिए ये ध्यान से देखना बेटा, मैंने दो स्टेप एक साथ कर दिए हैं। नेगेटिव x एक्सिस में है, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? माइनस आई कैप प्लस 980√2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 जे कैप। आप इसको सॉल्व करोगे, ये बन जाएगा 980। इनफैक्ट आगे माइनस लिख सकते हैं, माइनस 980 आई कैप प्लस 980 जे कैप। ये हो गई फोर्स F2। यहाँ पे आपको क्लियर होगा, मैंने cos 45 एंड sin 45 यूज कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स F3 की। F3 को मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं है, इसके कंपोनेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो पहले ही y एक्सिस में है, साउथ में है, तो नेगेटिव ऑफ y एक्सिस में है। नेगेटिव ऑफ y एक्सिस का मतलब है माइनस 1960 जे कैप। इसका x कंपोनेंट आई कैप वाला कोई कंपोनेंट नहीं है। सारी की सारी फोर्स नेगेटिव y एक्सिस में यानी कि माइनस जे कैप के अलोंग एक्ट कर रही है। तो हमने अभी तक क्या किया? हमने तीनों फोर्सेस के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिख लिए। F1 के, ये रहे F2 के, और ये रहे हमारे पास F3 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमें इन तीनों का रिजल्टेंट ढूंढना है। इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। जगह थोड़ी कम है तो एक बार मैं इस डायग्राम को इरेज करूंगा। इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे ढूंढोगे बच्चों? रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस कौन कौन सी? F1, F2 एंड F3।
इन तीनों की वेक्टर एडिशन आप लोग कर दोगे तो वेक्टर आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तीनों को ऐड करना है तो एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो। 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप प्लस यहाँ पे था माइनस 980 आई कैप प्लस 980 जे कैप, ठीक है। और F3 कितना है, ये तो 0 ही था, माइनस 1960 जे कैप, ये हो गया। इन सबको ऐड कर दो। ऐड करते हुए ध्यान रखना है आई कैप में आई कैप वाली टर्म्स ऐड करनी है, जे कैप में सारी जे कैप वाली। ये हो गया हमारे पास माइनस 880। चेक करना बेटा ये कैलकुलेशन सही है। ये भी मेरे पास आएगा माइनस 880, तो ये मेरे पास आ गया रिजल्टेंट फैक्टर। इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आर हम इससे इस वेक्टर से लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दो, दोनों माइनस में आए हैं। दोनों माइनस में आने का मतलब है ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी कि इस तरफ हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी। क्लियर। दोनों कंपोनेंट्स देखो, इधर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, इधर वाई नेगेटिव हो गया, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप। दोनों की मैग्नीट्यूड 880 है। तो अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड ढूंढनी हो, मॉड डाल के मैं मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। अगर ये मुझे मैग्नीट्यूड ढूंढनी हो तो मेरे पास तरीका क्या होता है, 880 स्क्वायर प्लस 880 स्क्वायर, याद होगा। ध्यान रखना है बेटा, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो यहाँ पे माइनस नहीं लिखना है। हालांकि चाहे वो स्क्वायर के पॉजिटिव हो जाएगा, बट वो तरीका ही गलत है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में सिर्फ वैल्यूज आएंगी। ये जो माइनस साइन है या ये माइनस साइन है, ये डायरेक्शन को बता रहे हैं। ये माइनस इस आई कैप के कॉम्बिनेशन में है, ये माइनस इस जे कैप के कॉम्बिनेशन के साथ है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 880√2 न्यूटन। अब बात आ गई डायरेक्शन की। डायरेक्शन लिखना मैंने आपको कैसे सिखाया था, tan थीटा। मैंने कहा था y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो यहाँ पर y कंपोनेंट कितना है, माइनस 880। x कंपोनेंट भी कितना है, माइनस 880। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा +1। अब tan थीटा की वैल्यू आ गई +1। ये +1 थोड़ा सा यहाँ पर आपको परेशान कर सकता है। जनरली हम फटाफट से ये वैल्यू लिख देते हैं, 45 डिग्री आ गई है ना। तो 45 डिग्री आपको थोड़ा ध्यान से समझ के लिखना पड़ेगा। ये वेक्टर आर है तो 45 डिग्री यहाँ पे आएगा, 45 डिग्री विद वेस्ट। आप अगर 45 डिग्री को लिखना चाहो, जैसे मैं पहले एक बार बता चुका हूँ, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 45 डिग्री विद वेस्ट टूवर्ड्स साउथ, ठीक है। या आप इस केस में क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है तो 45 डिग्री साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ये बेटर है क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है, तो हम इसी कन्वेंशन को फॉलो कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पर आप साउथ वेस्ट लिख सकते हो, साउथ और वेस्ट के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। और कई तरीके हो सकते हैं, नॉर्थ को रेफरेंस मान के भी लिखा जा सकता है, बट ठीक है, इससे भी हमारा बढ़िया काम चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज रेक्टेंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अभी तक हमने एक वेक्टर के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन डिस्कस किए हैं। अब हम 3 डायमेंशन यानी कि x, y एंड z तीनों डायरेक्शन में एक साथ डिस्कशन करेंगे। डायग्राम बनाने का मेरा तरीका थोड़ा गलत होगा, मतलब सिमेट्रिकल नहीं होगा, बट अदरवाइज मेरे से अच्छी डायग्राम नहीं बनती है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ड्रॉ 3 coordinate axes, o, x, y and z axis. You can see here मैंने ये तीनों एक्सिस ड्रॉ कर लिए है, ठीक है, x, y and z axis, and this is o origin of this coordinate frame। हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर है r वेक्टर, जो कि क्यूबॉइड, इस क्यूबॉइड के लिए यहाँ तक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसका
डायगोनल है, दिस इज वेक्टर आर। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है हमें वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने हैं। एक वेक्टर आर है जो कि इस प्लेन में नहीं है, इस बोर्ड के प्लेन में नहीं, ऐसे थोड़ा टेढ़ा बाहर को है, ठीक है। तो हमने इसके क्या लेने हैं, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक एक्स एक्सिस में इधर को हो गया, एक वाई एक्सिस में और तीसरा बाहर को हो गया जी एक्सिस में। तो वी आर गोइंग टू टेक 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। ये वेक्टर डायग्राम में मैं बाहर को शो नहीं कर सकता, आपको थोड़ा फील ही लेना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कि आइडियली डायग्राम मुझे कैसे ड्रॉ करनी चाहिए थी। मुझे लिखना चाहिए था, मेरे पास है एक कोऑर्डिनेट फ्रेम ओ एक्स वाई जी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो ओ एक्स वाई जी ऐसे लिखना चाहिए था। तो इस कोऑर्डिनेट फ्रेम में मेरे पास ये एक वेक्टर है आर, और मुझे इस वेक्टर आर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेने हैं। एक्चुअली मुझे इसके बाद बाकी डायग्राम ड्रॉ करनी थी, बट मेरे से सही से बनती नहीं है, तो मैंने इस तरह से बना दिया है। क्या ये ठीक है बेटा, समझ आपको जरूर आएगा। तो इस आर वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस। अब हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे बार बार ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डायग्राम को ध्यान से देखना है। मैंने इस वेक्टर आर के 2 कंपोनेंट्स लिए, एक है वाई एक्सिस में, एक है एक्स जी प्लेन में। इस कंपोनेंट को मैं मान लेता हूं R1। दूसरा ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है जो कि वाई एक्सिस में है, मैं समझाने के लिए लिख देता हूं OAB, ठीक है। तो जो BA कंपोनेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, यानी कि जे कैप की डायरेक्शन में है। तो मैं इसको लिख सकता हूं वाई जे कैप। मीन्स व्हाट आई डिड, मैंने इस वेक्टर आर को 2 हिस्सों में तोड़ लिया, वेक्टर OB प्लस वेक्टर BA। आप आराम से समझ सकते हो, OB प्लस BA का जो वेक्टर सम है वो OA के इक्वल होगा। वी आर सिंपली अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जिन 2 वेक्टर्स का साइक्लिक ऑर्डर सेम है उन दोनों को ऐड कर दो, उन दोनों का रिजल्टेंट होगा 3rd वेक्टर के इक्वल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो OB प्लस BA। OB हमने कितना मेंशन किया अभी, R1। मुझे R1 चाहिए नहीं, बट ये बीच में कहीं से घुस गया है, एक बार लिख लेते हैं। R1 प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू वेक्टर R। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगला स्टेप ध्यान से देखिएगा। मैं वेक्टर R1 को स्प्लिट करूंगा, वेक्टर R1 के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लूंगा। 1 कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेकेंड कंपोनेंट अलोंग जी एक्सिस। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिख रहा हूँ B, C एंड D। नाउ प्लीज रेफर पैरेललोग्राम OCBD। इस पैरेललोग्राम को देखो, OCBD। इस पैरेललोग्राम में R1 इज डायगोनल एंड OC प्लस OD का सम R1 वेक्टर बन जाएगा। यानी कि यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन I can write down R1 is equal to OC plus OD। OC वेक्टर देखो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ XI कैप। OC की वैल्यू XI कैप। अगर हम OD को देखें तो ये Z एक्सिस में है, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ ZK कैप। यानी कि मैं OC की वैल्यू लिख सकता हूँ XI कैप, OD की वैल्यू लिख सकता हूँ ZK कैप। तो ये मेरे पास वेक्टर R1 की वैल्यू आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। R1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हमारे पास वेक्टर R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू R1 प्लस, R1 की वैल्यू कितनी है, XI कैप प्लस ZK कैप प्लस YJ कैप। अगर मैं इसको थोड़ा सा Z अरेंज करके लिख दूं, मैं इसको लिख सकता हूं XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। क्लियर है? सो ये वेक्टर R के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए। एक्स एक्सिस में उसकी वैल्यू x है, y एक्सिस में y और z एक्सिस में z है। ठीक है, हम लिख सकते हैं XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप।
रेक्टेंगुलर क्यों है? क्योंकि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमें पता है एक्स वाई एंड जी एक्सिस तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। अब मुझे देखना है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आएगी। अगर मेरे पास ये वेक्टर है, तीन कंपोनेंट्स एक्स वाई जी है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कैसे आती है? आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा अपना 3 डायमेंशन वाला इमेजिनेशन अप्लाई करना पड़ेगा। यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि OB एंड BA लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। OB एंड BA एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। OB किस प्लेन में है? OB है XZ प्लेन में, और जो BA है वो है Y एक्सिस के लॉन्ग। तो इनमें आपस में एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। ये डायग्राम ऐसे बनी हुई है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा ऐसे घुमा देता हूँ, आपको आराम से दिखाई देगा कि एंगल 90 डिग्री बनेगा। मीन्स अगर मैं ट्रायंगल रेफर करूँ, कौन सी ट्रायंगल? OAB। इस ट्रायंगल में OA स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। OA क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। दिस इज मैग्नीट्यूड। यहाँ पे वेक्टर सिंबल नहीं यूज करना। OB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर। BA फिर से मैग्नीट्यूड है YJ कैप। YJ कैप की मैग्नीट्यूड क्या है? Y। तो Y स्क्वायर हो गया। से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर? अब फिर से हम लोग ट्रायंगल रेफर करते हैं OBC। प्लीज रेफर ट्रायंगल OBC। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है OBC। इस ट्रायंगल में थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये लाइन है एक्स एक्सिस, जो CB लाइन है वो Z एक्सिस के पैरेलल है ना। CB Z एक्सिस के पैरेलल है और ये एक्स एक्सिस है, और Z एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री ही होगा। तो दिस इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं OB स्क्वायर किसके इक्वल लिख सकता हूँ? OB स्क्वायर में बी रिटन एज OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OC क्या है? X। BC क्या है? Z। यानी कि x स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देखो हमने इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में एक बार R स्क्वायर कैलकुलेट किया, एक बार OB स्क्वायर कैलकुलेट किया। अब इस OB स्क्वायर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मीन्स यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, using equation number 3 and 4, we can write down R square is equal to x square plus Z square plus Y square। यानी कि R की वैल्यू अगर हम सिस्टमेटिकली लिखें तो ये बनेगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। दिस इज वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। आगे के लिए ध्यान से सुनिए, आपको ये बीच वाली कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, नथिंग। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। कोई ये डेरिवेशन पेपर में सिलेबस में है, बट पेपर में कभी नहीं आती, और बहुत कुछ है पेपर में आने के लिए, तो ये कभी नहीं आता। आपको जो मेमोराइज करना है, जिस बात को समझना है, अपने दिल में बसाना है, वो क्या है कि अगर हम किसी वेक्टर R के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्पेस में लेते हैं, 3 डायमेंशन में लेते हैं। एक वेक्टर R है जिसके हमने 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिए इन स्पेस, तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड R कैसे लिखी जा सकती है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। अब याद करो, हमने जब एक प्लेन में वेक्टर को रिजॉल्व किया था तो हमने सिर्फ 2 कंपोनेंट लिखे थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तब इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे लिखी थी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर एक जी के कैप ऐड हो गया, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा जी स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अगला पॉइंट, अगला है हमारे पास इस वेक्टर आर की डायरेक्शन। ये कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डाइजेस्ट करने में भी थोड़ी सी परेशानी डेफिनेटली आती है।
मेरे पास है ये वेक्टर r, ये वेक्टर x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, y एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा एंड z एक्सिस के साथ बना रहा है गामा। जब हम, ये बात ध्यान से सुनिए, रेड कलर से हाईलाइट करके नोट करनी है, जब हम बात करते हैं मोशन इन ए प्लेन या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की प्लेन में बात करते हैं, तो अगर ये एंगल अल्फा है तो बीटा नेचुरली कितना होगा 90 माइनस अल्फा। बट स्पेस में ऐसा नहीं होता। स्पेस में अगर अल्फा है तो बीटा की वैल्यू 90 माइनस अल्फा होना जरूरी नहीं है। देखो कुछ ये सिचुएशन है, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये देखो, ये है मेरे पास वेक्टर r, ये एंगल कुछ होगा, इधर से ये एंगल कुछ और होगा, ठीक है। अगर तो यहाँ पे होता, एक्स वाई प्लेन में होता तो इन दोनों का सम बनता 90, बट ये हवा में यहाँ कहीं है। जब हवा में ये गैप है बीच में, तो इन दोनों एंगल का सम 90 होना जरूरी नहीं है। आप इसको क्या लिखोगे, इन स्पेस, ठीक है, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू 90 डिग्री। इसका 90 डिग्री के बराबर होना जरूरी नहीं है। किसी केस में हो भी सकता है, बट ये जनरल रूल नहीं बनेगा। तो अब हमें इनको रिलेट करना है अल्फा बीटा गामा को। वो देखिए कैसे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बुक में आपके क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन या काफ़ी क्वेश्चन इनफैक्ट आपको मिल जाएंगे। मैं क्या करता हूँ, इस वेक्टर r का कंपोनेंट लेता हूँ अलोंग x एक्सिस। वेक्टर r का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, ये क्या था, x i कैप। यही डायग्राम बनेगी। अगर ये डायग्राम बनेगी तो ध्यान से देख के मुझको बताओ, x बाय r की वैल्यू कितनी आएगी, cos अल्फा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, r cos अल्फा। समझ में आ रहा है। अब सिमिलरली अगर आप इस वेक्टर r का इधर कंपोनेंट लोगे इस तरह से, तो आप y लिख सकते हो, बिना कैलकुलेशन के y की वैल्यू लिख सकते हो r cos बीटा, एंड सिमिलरली आप z की वैल्यू लिख सकते हो r cos गामा। जो cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा है, these are called direction cosines. Cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines. Are called direction cosines. cos के साथ जुड़े हुए हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा है तो कोसाइन, क्योंकि ये डायरेक्शन बताते हैं, तो डायरेक्शन बताने वाले कोसाइंस को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है, वो हमें ध्यान में रखनी है। अगर मैं इसे इक्वेशन में 1, 2 एंड 3 मान लूँ, इन तीनों का स्क्वायर करके ऐड कर दूँ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तीनों इक्वेशंस का पहले स्क्वायर किया, फिर इन तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इधर हमारे पास आ गया आर स्क्वायर तीनों में कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये बचेगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, अगर स्क्वायर कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा, आर स्क्वायर। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दिस इज द प्रॉपर्टी दैट वी शुड मेमोराइज, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. Cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1, यानी कि sum of the squares of the direction cosines is equal to 1. इसको ऐसे ही लिखो, sum of the squares of the direction cosines is equal to 1. Sum of the squares of the direction cosines is equal to 1.
हमें इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, बट इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल बनता है, मैं वो न्यूमेरिकल यहीं पे कवर कर लूँगा। मैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंड सिमिलरली मैं कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। थोड़ा सा रीअरेंज करने से आपको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये एज ए न्यूमेरिकल आता है, बट आपको याद कौन सा रखना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इसी के बेस के ऊपर हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लेक्चर के आखिरी दो न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस। पहला क्वेश्चन है, फोर्स F हमें गिवन है, वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस। फोर्स F की वैल्यू गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आप लोग यहाँ पर F की मैग्नीट्यूड सीधी सीधी लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ क्या लिखोगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये बन जाएगी वैल्यू रूट 50 यानी कि 5√2 न्यूटन आपके पास आंसर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F। सेकेंड पार्ट है डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए जो कंसेप्ट हमने यूज़ किया था दोबारा से बताऊंगा। मान लो फोर्स F है, Fxi कैप प्लस Fyj कैप प्लस Fzk कैप। तो Fx की वैल्यू cos अल्फा की वैल्यू आएगी Fx बाई F, cos बीटा की वैल्यू आएगी Fy अपॉन F, एंड cos गामा की वैल्यू आएगी Fz अपॉन F। अगर x एक्सिस के साथ डायरेक्शन को साइन देखना है तो Fx अपॉन मैग्नीट्यूड F, अगर y एक्सिस के साथ डायरेक्शन को साइन देखना है तो Fy अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ F एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम इस रिलेशन को फिट करेंगे। Fx कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस इज 3 बाई, ये हो गया F की वैल्यू 5√2, 3 बाई 5√2। सिमिलरली cos बीटा लिखा जा सकता है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस इज गिवन टू अस 4, आप इसे लिख सकते हो 4 अपॉन 5√2, एंड इन द लास्ट cos गामा लिखा जा सकता है। Fz कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस हमें 5 गिवन है, तो ये आएगा 5 अपॉन 5√2। आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 1/√2, यानी कि cos गामा की वैल्यू आ गई 1/√2। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ से तो आप एंगल भी ढूंढ सकते थे, ये एंगल हमारे पास बन जाएगा 45 डिग्री, बट हमें क्वेश्चन में सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस ही पूछा गया है। डन। अगला क्वेश्चन, ए बर्ड मूव्स विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल अपवर्ड। ये डायग्राम मुझे 3 डायमेंशन में ड्रॉ करनी पड़ेगी, और मेरी ड्राइंग की खतरनाक जो लेवल है वो आपको, ड्राइंग का खतरनाक लेवल है वो आपको पता ही है। तो 3 डायमेंशन में होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हो गया मेरे पास वर्टिकली अपवर्ड। तो क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, एक बर्ड जिसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड है, इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ईस्टर्न साइड। मैं ऐसा करता हूँ, ईस्टर्न साइड को मान लेता हूँ x एक्सिस, जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसको मान लेता हूँ y एक्सिस, और जो बाहर को साउथ डायरेक्शन आएगी वो मेरे पास बन जाएगी z एक्सिस, x y z। ठीक है, तो ये मुझे गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है कि ये 60 डिग्री एंगल बनाता है विद ईस्टर्न लाइन, यानी कि x एक्सिस के साथ 60 डिग्री। हमने x एक्सिस के साथ जो एंगल अल्फा लिखा था
उसकी वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। 60 डिग्री विद वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकल अपवर्ड यानी कि वाई एक्सिस के साथ भी एंगल हमें गिवन है 60 डिग्री, बट हमें जी एक्सिस के साथ एंगल गामा गिवन नहीं है। उसके बिना हम इस वेलोसिटी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कई बार मन में ये पाप आता है इन तीनों का सम 180 बनेगा, इन तीनों का सम 360 बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। वी आर गोइंग टू अप्लाई स्टैंडर्ड रूल, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। cos 60 होता है 1/2, इसका स्क्वायर हो गया 1/4, ये भी 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अपने पास आ गया कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1/2, ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। कॉस गामा अपने पास आ गया 1/√2, यानी कि वह गामा की वैल्यू अपने पास आ गई 45 डिग्री। सो वी गॉट कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये वैल्यूज मेरे पास आ गई। अब मैं लिख सकता हूं इस वेलोसिटी वेक्टर को इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म का मतलब है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में इस वेलोसिटी वेक्टर को हम लोग लिखेंगे। वेलोसिटी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स आएंगे अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस, यानी कि मैं वी वेक्टर लिख सकता हूँ वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जी के कैप। ठीक है, तो v वेक्टर हमने यहाँ पे लिखना है। वी एक्स कितना आएगा, ध्यान से एक बार फिर से बचपन की यादों में वापस जाते हैं। हमने थोड़ी देर पहले ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े हैं, तब हमने लिखा था वी एक्स इज इक्वल टू, या वी एक्स बाई वी इज इक्वल टू कॉस अल्फा, है ना। वी एक्स की वैल्यू हमने लिखी थी वी कॉस अल्फा, वहाँ पे शायद आर की टर्म्स में लिखा होगा, हमने लिखा होगा आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स। कंसेप्ट तो वही है, वहाँ पे आपने शायद ऐसे लिखा होगा x इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा। एक ही बात है, चाहे x हो चाहे vx हो, कंसेप्चुअली तो बात वही रहेगी। अब आप लोग vx क्या लिखोगे, जो ये r क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, तो ये v कॉस अल्फा आई कैप प्लस ये बन जाएगा v कॉस अल्फा के बाद बीटा जे कैप प्लस v कॉस गामा के कैप। v कितना है 20, कॉस अल्फा कॉस 60 कितना है 1/2, v कितना है 20, कॉस बीटा भी 60 है, कॉस 60 1/2 प्लस कॉस गामा हमने यहाँ पे लिखा 1/√2 के कैप। तो ये कैलकुलेशन हमारे पास आएगी 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 10√2 के कैप। क्लियर बच्चों? तो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर v इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसी के साथ मेरी तरफ से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स समाप्त होते हैं। अब आप लोग इसके बाद अपनी जितनी चाहे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बेस के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। नमस्कार।